हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टबअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टबअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि मैं यूपीटीजीडी साइंस का सिलेबस अपने चैनल पर वीडियोस के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव क्लासेस के माध्यम से कवर करा रहा हूँ। तो लाइव क्लासेस भी मैं ले रहा हूँ और यूट्यूब की वीडियोस भी आ रही हैं। तो इस तरीके से मैं आपका ये जो यूपीटीजीडी साइंस है ये पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ। और साइंस में भी मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री जो भी सिलेबस आता है दोनों सब्जेक्ट का वो पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से। एक के बाद एक वीडियोस आ रही हैं तेज़ी के साथ यूट्यूब चैनल पर, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड आई थी कि सर एक बार प्रैक्टिस पेपर भी करा दीजिए। तो वही अब मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ यूपीटीजीडी प्रैक्टिस पेपर। इसमें हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2021 का उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए 125 क्वेश्चन आते हैं और क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ तो इसमें टाइम भी लगेगा। तो हो सकता है एक वीडियो ना हो करके काफ़ी 1 2 3 वीडियो में ये सिलेबस जो है, ये जो पेपर है वो कंप्लीट हो। कोशिश करूँगा कि कम से कम वीडियोस में हो जाए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये वीडियोस जो है वो लेंथी हो सकता है। और दूसरी बात है कि इसमें मैंने पूरा डिटेल कंटेंट दिया है। मैं आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले तो मैं उसे बताऊंगा, उसका आंसर वगैरह, उसमें के साथ कंसेप्ट और कंसेप्ट से रिलेटेड जो फर्दर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्दर क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, वो भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि अब इसी कंसेप्ट पे अगर आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है तो वो कहाँ से पूछ सकता है, किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो हाउ इट इज़ गुड, ये कितना अच्छा है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आया तो उसका कंसेप्ट क्या है, कौन से चैप्टर से आया, ये बताने की मैं बताऊंगा, मतलब ये किस चैप्टर से आया है। और साथ में अगर उससे अगला क्वेश्चन कोई आ सकता है उसी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं इन क्वेश्चंस को भी क्लियर कराऊंगा और साथ साथ ये समझ लीजिए आपको और भी क्वेश्चन जानने को मिल जाएंगे। आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा किस चैप्टर में से कितना परसेंट आ रहा है। ठीक है, और लास्ट में एक ग्राफ के थ्रू मैं बताऊंगा किस चैप्टर में से कितना पार्ट आया हुआ है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के पेपर में? द रेजिस्टेंस इन द पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड ऑफ। जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है उसमें प्रतिरोध किसके बने होते हैं? तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता क्या है, ये हमारे माइंड में आता है। तो ये देखिए, ये डायग्राम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। इस तरह का ये देखने को मिलता है आपको फिजिक्स लैब में। ठीक है, आपकी अगर फिजिक्स लैब है तो उसमें आपको इस तरह का देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि इसमें एक अननोन रेजिस्टेंस को लगा करके उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। अननोन रेजिस्टेंस जो है, जिसका भी हमें रेजिस्टेंस निकालना है, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके डायग्राम होता है लाइन डायग्राम, मतलब कैसे इसमें कनेक्शंस होते हैं सब। तो जो अननोन रेजिस्टेंस होता है वो आर एक्स होता है, वो डी और सी के बीच जुड़ा होता है। डी और सी के बीच जुड़ा होता है, ये भी आप याद रखिएगा। जो भी अननोन रेजिस्टेंस है वो डी और सी के बीच हम जोड़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें ये पता लग गया, बाकी सब कनेक्शन रियोस्टेट है, की है और बैटरी वगैरह ये सब हमने जोड़ देंगे। और गैल्वेनोमीटर जुड़ता है, जो नीचे जो कीज दी हुई है ये जी एंड बी, फ्रॉम दीज टू वी हैव टू कनेक्ट द गैल्वेनोमीटर। तो अब ये तो हमें पता लग गया पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ये पता लग गया। अब इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें, देखिए मैं आपको ये तो बता दूंगा रेजिस्टेंस की वायर उसने पूछी थी किसकी बनी होती है, तो उससे रिलेटेड और चीजें जानिए। पहले सबसे पहली बात है, जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स आता है उसी से रिलेटेड एक चीज आती है मीटर ब्रिज, या फिर ये कह दीजिए ये दोनों आपस में एक ही चीज है। यानी मीटर ब्रिज का ही एक रूप है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर ब्रिज का ही एक रूप होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर ब्रिज दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, दोनों सेम ही वर्क करते हैं। ठीक है, दोनों में ही अननोन रेजिस्टेंस हम निकालते हैं। अब ये तो बात हो गई। अब इसमें कंसेप्ट क्या है, इसके किस कंसेप्ट पे वर्क करता है? तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे वर्क करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंसेप्ट होता है उस पे वर्क करता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P अपॉन क्यू इज इक्वल R अपॉन S। ये चार रेजिस्टेंस अगर हम एक कनेक्शन में, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू कनेक्शन में हम लगाते हैं तो उसमें से कोई भी एक अननोन जो है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ जनरली हम मानते हैं कि P Q और R हमें पता है और S जो है वो अननोन है, S को निकालते हैं। यहाँ आप कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 3 नॉन रेजिस्टेंस है, चौथा निकालना है और उस सर्किट में ये कंडीशंस है तो हम उसको निकाल सकते हैं। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किस लॉ पे काम करता है? तो ये लॉ काम करता है किरचॉफ सेकंड लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज कौन से लॉ पे काम करता है? किरचॉफ के सेकंड लॉ पे ये काम करता है। तो किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पार्ट नंबर 4 में किरचॉफ लॉ है, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ठीक, तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स वहां से आया था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कंसेप्ट हो गया था कि किस कंसेप्ट पे ये है। ठीक है, अब देखते हैं कि
होता क्या है, क्वेश्चन में क्या है, तो ये कह रहे हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में जो रेजिस्टेंसेज होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के, आयरन के, मैग्नीन के, ब्रास के, तांबा, लोहा, मैग्नीन या फिर पीतल, इनमें से किसका बना होता है। तो देखिए अगर हम बात करें, क्योंकि रेजिस्टेंस बनाना है तो रेजिस्टेंस ऐसे मटेरियल का बनाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा हो। तो इन दोनों में अगर मैं बेस्ट बताऊं तो वो होता है मैग्नीन। मैग्नीन एक क्या है, मैग्नीन क्या है, मैग्नीन एक तरह से क्या है, एलॉय है। मैग्नीन इज एन एलॉय। मैग्नीन जो है वो क्या है, एलॉय है, ठीक है, एलॉय। और इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन मेटल होते हैं। पहला होता है कॉपर, दूसरा होता है मैंगनीज, मैंगनीज, और तीसरा होता है निकल। और इन तीन की वजह से ही मैग्नीज और निकल की मेनली जो मिक्स करा है उसकी वजह से इसका नाम है मैग्नीन। तो अब देखिए इसमें कॉपर क्या होता है, कॉपर इसमें होता है 85%, मैग्नीज जो होता है उसमें होता है 12%, और जो निकल होता है वो बहुत ही कम क्वांटिटी 3% में होता है। तो ये सब चीजें इसमें है। तो देखिए मैंने बता दिया, तो इसका सही आंसर है मैग्नीन। आंसर नंबर सी इसका सही आंसर है, मैग्नीन का बना होता है रेजिस्टेंस में। और हाँ, अगर इसके साथ साथ मैं कहूँ तो मीटर ब्रिज में, अगर मीटर ब्रिज आ जाए अगली बार एग्जाम में आपके पास, मीटर ब्रिज आ जाए, क्योंकि उसमें इंक्लूड है, सिलेबस में इंक्लूड है मीटर ब्रिज, अगर वो आ जाए तो उसमें भी जो रेजिस्टेंस बने होते हैं मैग्नीन के ही बने होते हैं, जो कि अलॉय है मैग्नीज का। तो आप ये याद रखिएगा। तो मीटर ब्रिज भी इस पे नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन आ सकता है बन के। सेम कंसेप्ट है मीटर ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ, और जो रेजिस्टेंसेज होते हैं वो मैग्नीन के बने होते हैं। अब चलते हैं अगले सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, हाफ लाइफ इक्वेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु का समीकरण क्या है, अर्धायु का समीकरण क्या है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि अर्धायु क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, हमें पता होना चाहिए हाफ लाइफ या फिर अर्धायु क्या होती है। सो दे आर सेइंग दैट द टाइम इन व्हिच अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इन अ रेडियोएक्टिव डिके। एक रेडियोएक्टिव डिके में, एक रेडियोधर्मी प्रोसेस में जब कोई सब्सटेंस अपनी अमाउंट का आधा रह जाता है, अपनी इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाता है, तो जितना टाइम उसमें लगता है वही टाइम उसकी हाफ लाइफ होती है, उसकी अर्धायु कहलाती है। तो हिंदी में हम ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी रेडियोधर्मी प्रोसेस में, किसी रेडियोधर्मिता के प्रोसेस में जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है तो उसमें लगने वाले समय को हम उसकी अर्धायु कहते हैं। ये है हमारा इसकी डेफिनेशन। तो अर्धायु क्या है ये आपको पता लगी। अब इसकी समीकरण क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो चार ऑप्शन मेरे पास है, टी एफ इजिकल 0.693 अपॉन के। सेकंड ऑप्शन है टी हाफ इजिकल लैम्डा अपॉन 0.693। थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, टी हाफ इजिकल 0.936 अपॉन लैम्डा। और डी ऑप्शन है लैम्डा अपॉन 0.963। तो देखिए टी हाफ के लिए ही चारों फॉर्मूले हैं, टी हाफ इन्होंने बताया हुआ। तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है ए। ए इजिकल होता है टी हाफ इजिकल 0.693 अपॉन लैम्डा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, देखिए यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है, हो सकता है किसी इक्वेशन में टी हाफ इजिकल 0.693 अपॉन के दिया हो। सो लैम्डा और के, लैम्डा या फिर के दोनों ही सेम चीज हैं, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, डिके कांस्टेंट बोलते हैं, क्षय नियतांक, क्षय नियतांक इसे हम बोलते हैं क्षय नियतांक। तो ये जो चैप्टर है ये रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है, रेडियो एक्टिविटी वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैं इस तरह से चीजें बताता चल रहा हूँ कि कौन से चैप्टर से आया, तो रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। उसी में मैंने अर्धायु का एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, पूरा पूरा टॉपिक उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है क्या होती है। अब यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि जो टी हाफ होता है वो पदार्थ की मात्रा पे तो निर्भर कर रहा है कि प्रारंभिक मात्रा क्या आधी रह गई, ठीक है। वो तो कंसेप्ट है कि प्रारंभिक मात्रा जो भी आप लेंगे उसकी आधी रह जाएगी, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि पदार्थ की मात्रा थी कितनी, पदार्थ की अमाउंट थी कितनी, चाहे 1 ग्राम थी, चाहे 10 ग्राम थी, और चाहे 10 किलो थी, उस पर डिपेंड नहीं करता। उसका मतलब ये है कि जो टी हाफ होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, प्रारंभिक मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, मतलब पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी हाफ जो होता है वो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं होता, या पदार्थ के जो द्रव्यमान है उस पर निर्भर नहीं करता। कैसे इसे समझेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, एक हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, और सब्सटेंस है ए, और इसके दो सैंपल है, एक सैंपल है 1 और एक सैंपल है 2। दो इसमें सैंपल है, दोनों ही रेडियोएक्टिव पदार्थ है, और इसके दो सैंपल है ए और बी। अब मान लीजिए ए में, सैंपल ए में सब्सटेंस ए के 10 ग्राम, और सैंपल बी में सब्सटेंस ए के मान लीजिए 50 ग्राम है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि टी हाफ जितने टाइम में ये सब्सटेंस अपना आधा रह गया, तो जितना भी टाइम इसमें लगा, मान लीजिए चलो 60 मिनट लगा, ठीक है, तो ये जो टी हाफ इसके लिए 60 मिनट आया, क्योंकि सब्सटेंस सेम है तो इसके लिए भी 60 मिनट ही होगा, यानी टी हाफ बराबर 60 मिनट होगा, यानी ये 50 ग्राम 25 ग्राम रह जाएगा उतने ही टाइम में।
तो इसका मतलब ये है कि जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। टी हाफ ये नहीं है कि 10 ग्राम था तो 5 ग्राम लेने में 60 मिनट लगी, तो आप इसका 5 गुना करने बैठ जाएं कि अगर 10 ग्राम के लिए तो 60 मिनट लगी है टी हाफ को, और 50 ग्राम के लिए उसका 5 गुना कर दिया जी 300 मिनट लगेगी। नहीं, 25 ग्राम होने में यानी आधी मात्रा लेने में आधा ही टाइम लगेगा, जो टी हाफ दिया हुआ है वही लगेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम इस पे बनता है कि अगर आपको वैल्यू दे दी जाए, ग्राम में मास दे दिया जाए, तो दोनों के लिए जो अमाउंट लगेगी, दोनों के लिए जो टाइम लगेगा वो सेम ही लगेगा, चाहे पदार्थ की मात्रा 10 ग्राम हो चाहे 50 ग्राम हो, टी हाफ जो है वो दोनों के लिए सेम रहेगा। सिंपल सा इस पे क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ सकता है। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। So they are saying that an electric heater of power 1000 watt raises the temperature of 5 kg of liquid from 25 degrees Celsius to 31 degrees Celsius in 2 minutes. What is the heat capacity of the liquid? ये इन्होंने पूछा है। तो एक बार बता देता हूँ, 100 वाट 1000 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 किलोग्राम द्रव का तापमान 2 मिनट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। द्रव की ऊष्मा सामर्थ्य क्या है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसमें ना अगर मैं देखूं तो इसमें दो कंसेप्ट दिए हुए हैं। दो कंसेप्ट दिए हुए हैं कि एक तो ये आपका थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है, पावर एनर्जी वाला पोर्शन है, वो इसने टच कर लिया, और दूसरा इसने थर्मोडायनेमिक्स लगा दी, सिंपल वाली थर्मोडायनेमिक्स। तो दोनों से मिला के इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है, थर्मल स्टेट से मिला करके और इलेक्ट्रिसिटी से मिला करके, दोनों से मिला करके एक क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए इन्होंने पावर दी है, एनर्जी नहीं दी। जबकि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो पावर से रिलेटेड हमारे पास कुछ नहीं होता, एनर्जी से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हमें यही बताना पड़ेगा कि अगर हम पावर को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें, जितनी पावर होती है उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल पी इंटू टी। ई इज इक्वल पी इंटू टी। अगर हमें पावर पता है तो हम इसमें टाइम की मल्टीप्लाई करके, जितने टाइम के लिए वो पावर लगी है उसको मल्टीप्लाई करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पावर कितनी है यहाँ पे 1000 वाट, और टाइम कितना है, टाइम है 2 मिनट्स, जो कि हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको जूल में निकाल सके। तो इस सेकंड में हो जाएगा 120 सेकंड्स। टाइम कितना है 120 सेकंड, 2 मिनट्स है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 मिनट्स इक्वल 120 सेकंड्स। तो 120 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया हमारे पास 1,20,000। 1,20,000। तो ये हमारे पास आ गए इतने जूल की अमाउंट आ गई, इतने जूल्स की अमाउंट हमारे पास आ गई। ये तो आ गई एनर्जी। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे। मेन क्वेश्चन ये कह रहा है 1000 वाट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ 5 किलोग्राम लिक्विड फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 31 डिग्री सेल्सियस। कि ये 5 किलोग्राम द्रव्यमान का जो भी लिक्विड है उसका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेंटीग्रेड भर देता है। यानी कि जो डेल्टा टी है, टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो 31 माइनस 25 हो गया, दैट इज 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 डिग्री का तापमान इसने चेंज किया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो भी आप एनर्जी देते हो उससे जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल एम इंटू एस इंटू डेल टी। अब यहाँ जो S है वही क्या है, वही हीट कैपेसिटी होती है। वही क्या होती है हीट कैपेसिटी। तो अब हमें E भी पता है, M भी पता है, S भी पता है, T भी पता है। हीट कैपेसिटी डिफाइन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट टू बी सप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। वो अमाउंट है हीट की जो किसी भी सबस्टेंस की, वो अमाउंट है हीट की जो किसी सबस्टेंस को हम देते हैं उसके यूनिट टेम्परेचर में चेंज करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ तो 6 डिग्री हुआ है तो हमें S निकालना है। अब S निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, S इज इक्वल हो जाएगा E अपॉन M इंटू डेल टी। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि हमें S निकालना है जो कि हीट कैपेसिटी है। तो E क्या है, कितना है 1,20,000। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई कितने किलोग्राम है, 5 किलोग्राम लिक्विड है, और जो डेल्टा टी है कितना डिफरेंस है 6 डिग्री। तो ये आ गया 6। तो 1,20,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 30 से। आपने डिवाइड करा 30 से तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4000 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चंस किया जो कि 2 पार्ट में। तो ऐसा कुछ घबराने की वाली बात नहीं थी इसमें कि क्वेश्चन टिपिकल है कैसे होगा। तो 2 कंसेप्ट लगे, सबसे पहले तो पावर से एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और फिर उस एनर्जी से हमने हीट कैपेसिटी निकाल दी। तो हम यहाँ से अब ये देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से आए, ये आया थर्मोडायनेमिक्स से, थर्मो वाले चैप्टर से आया, और 2 कंसेप्ट हमारे लगे हैं E इज इक्वल पी इंटू टी वाला कंसेप्ट लगाया, और E इज इक्वल एम इंटू एस इंटू डेल टी लगा है। और जो एस है यहाँ पर वो क्या है, हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एंड एम इज द मास ऑफ लिक्विड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड गैस। ये कह रहा है इथाइल ब्रोमाइड की सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराने पर क्या मिलता है। तो इथाइल ब्रोमाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से बताना। ये क्वेश्चन में कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको अभी पता लग जाएगा।
लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ आपको ये कौन से चैप्टर से। ये देखिए, ये चैप्टर है हेलो एल्केन, ये चैप्टर है हेलो एल्केन, या फिर इन्होंने एल्किल हैलाइड में भी ये दिया हुआ है, एल्किल हैलाइड लिखा हुआ है सिलेबस में, वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वहां का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये जो रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये क्यों आया है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या है। तो इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? इथाइल ब्रोमाइड या एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5Br। इथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? C2H5Br, C2H5 एथाइल और Br ब्रोमाइड, सो एथिल ब्रोमाइड। और सिल्वर साइनाइड AgCN। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में C2H5 में Br हटकर उसकी जगह पर Cn जुड़ता है, लेकिन Cn जो जुड़ता है वो इस तरह से जुड़ता है NC टाइप से, NC टाइप से, यानी नाइट्रोजन की साइड से जुड़ता है, और AgBr इसमें से अलग हो जाता है। यानी जुड़ा तो Cn ही है, लेकिन N और C टाइप से जुड़ा, यानी जो N है वो कार्बन की तरफ है और C जो है कार्बन से बाहर की तरफ है। यहां इसमें मेन पॉइंट है, जबकि ज्यादातर जो गलतियां होती हैं वो इसलिए होती हैं, सब Cn को एज इट इज Br की जगह पे जोड़ के आ सकते हैं, जो गलत हो जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, अगर इसका नाम दे दिया जाता है तो इसका नाम है आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड नहीं बनता, Cn जो है साइनाइड है, साइनाइड नहीं बनता, इसमें आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसमें अब देखते हैं, इसमें जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? CH3C2H5NC। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड वाला, इथाइल आइसोसाइनाइड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो आ गया। अब इसमें ये कंफ्यूजिंग दिया क्यों गया? देखिए, ये जो AgCN वाली रिएक्शन होती है, या फिर हम कहें इथाइल एल्किल हैलाइड में जो ये CN वाली रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ही खास होती है। इसमें AgCN यूज करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, और AgCN की जगह KCN है तो प्रोडक्ट ही चेंज हो जाता है, तब साइनाइड बनता है। तो उस रिएक्शन को भी मैं लिख देता हूँ तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, C2H5Br ही मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। चलो एक और लिख लेते हैं, C2H5Cl लिख लेते हैं, ठीक है, और एक और लिख लेते हैं C3H7Br लिख लेते हैं। तो देखिए, इन सब के साथ मैं रिएक्शन दिखाऊंगा सबकी, ठीक है। तो इस वाले के साथ ACN की रिएक्शन दिखाऊंगा सबसे पहले, तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जब AgCN के साथ जुड़ा था तब तो आइसोसाइनाइड बना था, और जब ये पोटेशियम साइनाइड के साथ है, पोटेशियम के साथ है साइनाइड, तो ये क्या बनेगा? ये साइनाइड ही बनेगा, C2H5CN बनता है और KBr अलग हो जाता है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो साइनाइड बना है। इस बार जो ये बना है वो क्या बना है? साइनाइड या फिर नाइट्राइल बना है। और Ag वाले केस में क्या बना था? आइसोसाइनाइड बना था। इस तरह से अगर मैं C2H5Cl है मान लो, और इसकी मैं रिएक्शन कराने लगूँ KCN के साथ, तो आप एकदम से बता सकते हैं कि क्या बनेगा? ये बनेगा C2H5CN बनेगा, और KCl जो है इसमें अलग हो जाएगा। तो ये भी क्या बना? ये भी साइनाइड बना, एथाइल साइनाइड, ठीक है। लेकिन अगर मैं C2H5 जो Br है, ठीक है, जो Br है उसकी अगर मैं रिएक्शन करा दूं किसके साथ? AgCN के साथ। ये तो मैंने करा दी वैसे तो ये आपको पता ही होगा क्या बनेगा? C2H5NC बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो AgCN वाला आप याद रखिएगा कि AgCN वाले केस में KCN वाले का अपोजिट बनता है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है। तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमें फोकस क्या करना है? कंसेप्ट हमें क्या याद रखना है? कंसेप्ट में याद रखना है कि अगर AgCN है, एल्किल हैलाइड के साथ AgCN है तो आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। और अगर हमारे पास KCN है तो नाइट्राइल या फिर साइनाइड बनेगा, ठीक है, साइनाइड को ही नाइट्राइल कहते हैं, तो ये बनेगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, अपने पास नोट करके रखिएगा। अब ये तो आ गया, ये तो मैंने कहा कि मैंने पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो मैंने बता दिया। अगर इसमें से आपके बार KCN आ जाता है तो आप बता लोगे। लेकिन इससे रिलेटेड एक चीज और है, एक रिएक्शन है, वो भी लगभग सेम टाइप की है, तो वो भी सुनिए, उसमें से शायद नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बन जाए। जब इन्होंने ये वाला क्वेश्चन दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं सोचता हूँ कि उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो रिएक्शन देखिए आप, वो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की ही है, ठीक है, एल्किल हैलाइड की है। तो मैं यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेता हूँ, C2H5Cl वाला, C2H5Cl वाला मैं एल्किल हैलाइड इसमें ले लेता हूँ, और इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ AgNO2 के साथ, AgNO2 के साथ, तब क्या बनेगा? और अगर मैं C2H5Cl की ही रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ? KNO2 के साथ, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये दो चीजें हैं। देखो अभी ये AgCN और KCN टाइप की ही है, बस यहाँ NO2 आ गया CN की जगह, तो क्या बनेगा? दोनों में प्रोडक्ट अलग बनेंगे। और कौन सा किस में बन रहा है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्योंकि कंफ्यूजिंग पार्ट यहीं आता है, हम सोचते हैं कि भाई जब KNO2 के साथ NO2 जुड़ रहा है तो AgNO2 के साथ भी NO2 जुड़ना चाहिए, लेकिन नहीं होता, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है C2H5ONO, ये बनता है C2H5ONO बनता है। ये क्या है? ये है नाइट्राइट, तो ये है इथाइल नाइट्राइट। क्या बनता है? इथाइल नाइट्राइट बनता है, ओके।
और इसमें से AgCl जो जैसे अलग हुआ था वो तो अलग हो ही जाएगा, इसमें से AgCl अलग हो जाएगा, लेकिन जो NO2 है वो कैसे जुड़ेगा, नाइट्राइट फॉर्म में जुड़ेगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन KNO2 के साथ है तब क्या बनेगा, तब इसमें नाइट्रो बनेगा, C2H5NO2 जुड़ेगा। इस बार जो बॉन्डिंग हुई है वो नाइट्रोजन के साथ हुई है, ऊपर वाले में जो बॉन्डिंग है वो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, ये आप याद रखिएगा, नीचे वाले में कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, ये नाइट्रो बनता है, नाइट्रो इथेन, इसे हम कहते हैं नाइट्रो इथेन कहते हैं। तो हमने ये देखा ये जो रिएक्शन है ये उसी टाइप की है जब CN में NC यानी आइसोसाइनाइड बना था और साइनाइड बना था। तो उसी तरह से अगर Ag के साथ NO2 है तो नाइट्राइल बनेगा, नाइट्रो नहीं बनेगा। इस चीज को आप अपने पास लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहां से इस बार क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं ये लिख देता हूं, एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड। ओके, ये क्या है, ये एक्सपेक्टेड टू बी आस्क है, आ सकता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉनकेव मिरर इज नॉट यूज्ड, इनमें से कौन सा कॉनकेव मिरर का यूज नहीं है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सबसे पहला है शेविंग ग्लास, बिल्कुल किया जा सकता है, शेविंग मिरर ही कॉनकेव मिरर होता है। सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्टर इन सर्चलाइट, सर्चलाइट में परावर्तक, सर्चलाइट में परावर्तक भी कौन होता है, वो भी अवतल दर्पण ही होता है। तीसरा है एग्जामिनेशन इन इंटरनल पार्ट ऑफ ईयर, कान के आंतरिक भागों की परीक्षा, ये भी हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा कैसी इमेज देता है बताओ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। ठीक है, इसलिए यूज हो रहा है। ओके, तो इसमें भी ये यूज होता है। और डी ऑप्शन है रियर व्यू मिरर इन कार, कारों में रियर व्यू मिरर के रूप में यूज। रियर व्यू मिरर होता है जो पीछे की चीजें देखने के लिए यूज होता है, जो पीछे हमारी चीज आती है उनको देखने के लिए होता है, उसे हम रियर व्यू मिरर कहते हैं। तो ये गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो जो कारों में मिरर होता है ना, रियर व्यू मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये आप याद रखिए। ओके, तो अब ये तो हो गया। इसके अलावा भी कॉनकेव के क्या क्या यूजेस हैं मैं आपको बताता हूँ, इनसे रिलेटेड ही करके बताता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि सर्च लाइट में परावर्तक, ये हमारे जो बाइक के हेडलैम्प वगैरह होते हैं, बाइक स्कूटर कार्स जो हेडलैम्प होती है उन सब में होता है, उन सब में जो भी साइड में ग्लास लगा रहता है बल्ब के साइड में, वो सारा का सारा क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है, या कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है, आप ये भी कह सकते हैं। अब इन्होंने थर्ड ऑप्शन दिया था कान के आंतरिक भाग की परीक्षा, इसके लिए भी होता है। ठीक है, यानी एग्जामिनेशन फॉर द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ईयर, बट साथ साथ ये टिथ डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी यूज होता है कि ये टिथ की बड़ी इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी यूज होता है। तो इतने सारे यूज मैंने कॉनकेव मिरर के आपको बता दिए। सर्च लाइट में भी होता है, बाइक कार के हेडलैम्प भी होता है, ताकि लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत दूर तक जा सके, इन्फिनिटी तक जा सके, और डेंटिस्ट मिरर के रूप में भी यूज होता है। तो ये सब इसके यूज है कॉनकेव मिरर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, 5th के बाद आया 6। Given that four forces, gravitational, electrostatic, magnetic and the frictional, which of these are non-conservative? ये कह रहे हैं 4 फोर्स दिए गए हैं। 4 फोर्स में पहला है ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वीय, दूसरा है स्थिर वैद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत, तीसरा है चुंबकीय, चौथा है घर्षण। इनमें से कौन असंरक्षीय है? तो नॉन कंजर्वेटिव इनमें से कौन कौन से हैं? इनमें से 2 नॉन कंजर्वेटिव हैं, एक तो है चुंबकीय मैग्नेटिक और एक है फ्रिक्शन। ये दोनों के दोनों नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। ठीक है, और ग्रेविटेशनल अगर हम देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक देखें, तो दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। ठीक, तो नॉन कंजर्वेटिव में इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय घर्षण बल दोनों। तो देखिए बहुत बेसिक चीजें भी इसमें पूछी जा रही हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षण बल, असंरक्षण बल, तो इस तरह की बेसिक चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम है टीजीटी का तो हार्ड ही होगा, बस कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, इससे रिलेटेड और क्या आ सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए, अब इसमें ग्रेविटेशन आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गया, मैग्नेटिक आ गया, फ्रिक्शनल आ गया, नेक्स्ट टाइम में न्यूक्लियस फोर्स भी आ सकता है। ठीक है, जो फोर्स न्यूक्लियस के बीच एक्सेप्ट करता है वो कौन सा होता है, ये भी आ सकता है। तो इस तरह की चीजें भी इसमें पूछी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसकी वीडियो अभी हाल फिलहाल में ही मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई है, यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई है। An ideal transformer has 100 turns in the primary and n turns in the secondary coil. If the input voltage is 220 volts, we want 11 volt output, what will be the value of the n? तो ये कह रहे हैं एक ट्रांसफर है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है जिसमें एनर्जी का कोई फालतू लॉस नहीं है, यानी कि जितनी प्रोड्यूस हो सकती है वो सारी की सारी दूसरे में जा रही है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर्स के अंदर क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा सेटअप बनाता हूँ, सिंपल सा डायग्राम। ट्रांसफार्मर में एक आयरन की कोर होती है, क्रोड आयरन कोर बोलते हैं उसे। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें दोनों साइड ना कॉइल होती है, ऐसे लिपटी भी होती है चारों तरफ, ये तो मैंने लिपटा ही नहीं, ऐसे बना दी, और इस साइड भी कॉइल होती है। तो इसमें एक साइड वाली कॉइल को हम प्राइमरी बोल सकते हैं,
ठीक है, प्राथमिक, और दूसरी साइड वाले को सेकेंडरी बोल सकते, ये इस तरह से होती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 100 फेरे हैं, इसमें जो टर्न्स हैं वो 100 हैं, फेरे कितने हैं 100, और दूसरी वाली में इन्होंने कहा n है, n टर्न है, हमें नहीं पता कितने, मतलब n कहते हैं। अभी कह रहे हैं अगर हम इसे 220 वोल्ट एसी निर्धारित करते हैं, प्राइमरी को हमने कितनी दी 220 वोल्ट दी, ठीक है, और यहाँ से ये 11 वोल्ट एग्जिट कर रही है, यानी कि जो एंट्री कर रही है वो तो हमारी कितनी है, जो हमने इसमें इन्वेस्ट किया वो कितनी है, इनपुट वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट है, आउटपुट कितनी है 11 वोल्ट है, ठीक। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, तो हमें ये बतानी है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये आपस में कंसेप्चुअल, तो इसमें जो कंसेप्ट लगता है, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो ये होता है, वो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ए इज इक्वल एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल आई टू अपॉन आई वन। ये थोड़ा सा चेंज है आई टू में, ठीक। तो यहाँ एन ए क्या है, सबसे पहले तो समझो ए क्या है, ए यहाँ पर है टर्न्स रेशो, टर्न्स रेशो, क्योंकि टर्न्स रेशो का मतलब क्या है कि एक में जो हमने फेरे लगाए हैं, तार को लपेटा है, वो कितने ज्यादा हैं दूसरे के मुकाबले, तो उनका रेशो है। अब वो किसके इक्वल होता है, एन वन अपॉन एन टू, एन वन क्या है कि प्राथमिक वाली में, प्राइमरी वाली में कितने फेरे हैं तार के, और एन टू क्या है सेकेंडरी वाली में कितने फेरे हैं, ठीक। तो एक आदर्श है तो बीच में कोई नुकसान नहीं है, तो अभी क्या होगा V1 अपॉन V2 के बराबर होगा। V1 क्या होता है कि पहले वाले में कितनी वोल्टेज है, V2 मतलब दूसरे वाले में कितनी वोल्टेज जा रही है। तो यहाँ केवल वोल्टेज से पूछा है, तो हम केवल N1 अपॉन N2 से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम किससे सॉल्व कर सकते हैं, N1 अपॉन N2 से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, हम फॉर्मूला लगाएंगे N1 अपॉन N2 बराबर V1 अपॉन V2, ठीक। और देखिए I2 अपॉन I1 क्या होता है, I2 होता है करंट, करंट इज द सेकेंडरी अपॉन करंट इज द प्राइमरी। तो अगर N1 अपॉन N2 से अगर करंट पूछ लिया जाता है तो फॉर्मूला इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है, I2 अपॉन I1 यूज किया जाता। लेकिन अभी वोल्टेज दी है, वोल्टेज में ही बात हो रही है, तो इन्होंने कहा N1 जो है तो 100 है, प्राइमरी वाली में 100 है, और सेकेंडरी वाली में कितने n है, और V1 कितनी दी प्राइमरी को 220, और V2 कितनी निकल रही है 11। तो अगर हम देखें तो अब इसमें दो चीज और है कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी ध्यान रखिएगा कैसा है ये स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या होता है, जो वोल्टेज को घटाता है। अगर ये वोल्टेज को बढ़ा रहा होता, मान लो 220 दी होती, अगर 400 निकल रही होती है, 200 से ऊपर कितनी भी निकल रही होती तो वो स्टेप अप होता, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रही है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एन की वैल्यू, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 220, ये हो जाएगा। तो एन बराबर जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आएगी, सिर्फ एन बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये 2 टाइम्स कट गया, दैट इज 5, दैट इज 5 टर्न्स आ जाएंगे। तो यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें केवल 5 टर्न्स है, ठीक है, केवल 5 टर्न्स है। तो ये तो मैंने बताया डायरेक्ट, इसमें एन कितना है, हमारा आंसर आ गया 5 टर्न्स, तो 20 द आंसर। लेकिन अगर कभी इसमें टर्न्स रेशियो पूछ ली जाए तो कैसे निकालते, तब ए इज इक्वल, हम केवल एक फॉर्मूला लगाते N1 अपॉन N2 का फॉर्मूला लगाते, N1 कितना है 100 और N2 कितना है 5, दैट इज 20:1 का इसमें रेशो है, टर्न रेशो कितना है 20:1। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आउटपुट है वो हमें मिलने वाला है। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा 7वां क्वेश्चन, ठीक। तो अगर यहाँ से करंट पूछ लिया जाए तो I2 अपॉन I1 लग जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एनोड इन द लैग्रांज शेल, इनमें से लैग्रांज शेल में कौन सा एनोड पर कार्य करता है, एनोड की तरह कार्य करता है, कार्बन रोड, जिंक रोड, कॉपर रोड, एल्यूमिनियम रोड। इनमें से कौन सा एक लैग्रांज शेल के एनोड के रूप में कार्य करता है, कार्बन छड़, जिंक छड़, कॉपर छड़ या एल्यूमिनियम छड़, चारों में से कौन सा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लैग्रांज शेल क्या होता है। देखिए लैग्रांज शेल का डायग्राम मैंने बना दिया यहाँ पर, ये होता है लैग्रांज शेल जिसको हम ड्राई सेल भी, लैग्रांज शेल को और क्या कहते हैं, ड्राई सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस ड्राई सेल पे बहुत सारी चीजें होती हैं, वैसे तो मैं मेन बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है, ग्रेफाइट जो मतलब कार्बन का एक इलेक्ट्रोड होता है जो कि इसका कैथोड होता है, यानी कि अगर हम कैथोड वाले टर्मिनल की बात करें तो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। तो हमें ये तो पता लग गया जो कैथोड है वो किसका बना है, ग्रेफाइट का बना है, या फिर कार्बन का भी आप कह सकते हो कि ग्रेफाइट कार्बन ही होता है, तो कार्बन का बना होता है, ठीक। फिर इसके चारों ओर एक पोरस पेपर लाइनिंग लगी रहती है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे क्या पूछ लिया जाए, नेक्स्ट टाइम आपसे क्या पूछ लिया जाए कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका भरा होता है, तो ये ध्यान रखने का, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन और NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, ये सब मिला के इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा रहता है, जिनके बीच केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। ओके अब इसमें जो एनोड होता है वो होता है जिंक का कंटेनर। जो ये जो सारा सिस्टम है, जो भी इसके अंदर पेस्ट वगैरह भरा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, वो एक जिंक की लेयर के अंदर भरा होता है, ठीक है। तो इसमें जो जिंक होता है वही एनोड की तरह भी बिहेव करता है। तो इसमें जो एनोड होता है वो किसका होता है, जिंक का एनोड होता है। किसका एनोड होता है, जिंक का एनोड होता है। तो एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस वाली सेल में जो एनोड है वो नेगेटिव है और जो कैथोड है वो पॉजिटिव होता है। कार्बन वाला जो है वो पॉजिटिव है, ग्रेफाइट पॉजिटिव है, और जो एनोड है जिंक है वो नेगेटिव है।
अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं कहता हूँ इसे, ये तो एप्टीट्यूड टाइप है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ही आए, थर्मामीटर ही आए, ये तो एक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। बहुत सिंपल सा है। और इस तरह के इस पेपर में ना 2 क्वेश्चन है, एक और है आगे, वो भी देखेंगे जब आएगा। सो ये कह रहे हैं ए मरकरी थर्मामीटर हैज इक्वली स्पेस्ड मार्किंग फ्रॉम 0 to 100। एक मरकरी का थर्मामीटर है। मरकरी का थर्मामीटर कैसा होता है? जिसमें नीचे पाला भरा होता है, ऐसा। इसमें नीचे पाला भरा होता है, ये पाला लाइनिंग में चलता है। तो इसमें ये मार्किंग है, ठीक है, इसमें ये मार्किंग है एक साइड। और ये कहाँ से कहाँ तक है? मान लेते हैं 0 से लेके 100 तक है। ओके, इसने ऐसा कहा इन मेल्टिंग आइस द मर्करी इज 10th मार्क। ये कह रहा है जब बर्फ पिघल रही है, ठीक है, तो 12 जो है वो 10वें निशान पर है। जब इसमें बर्फ पिघल रही है वो 10th मार्क पर है। वाइल इन बॉइलिंग वाटर इज एट 80 मार्क्स। और जब बॉइल कर दिया है तब 80th मार्क पर है। ठीक, तो मुझे बताइए 10th मार्क पर कितना टेम्परेचर है? 0 डिग्री, क्योंकि अगर हम कहीं बर्फ पिघल रही है तो बर्फ जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्फ होती है और वही पिघलने लग जाती है। ठीक, तो हम ये मान सकते हैं कि 10वें नंबर पर तो 0 डिग्री है और 80 नंबर पे 100 डिग्री है, क्योंकि उस टाइम पे पानी उबल रहा है। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द टेम्परेचर इज एट 45th मार्क। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है, अगर इसमें कोई चीज पे 45th यानी 45वें नंबर पर है तो टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर कितना होगा? तो एक तरह से एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे समझाता हूँ, देखिए यहाँ स्केल दिया 0 से 100, लेकिन उन्होंने जो 100 की जो रेंज दी है वो 10वें नंबर से 80वें नंबर तक की रेंज दी है। आप ये समझिए, जो डिग्री सेंटीग्रेड में है वो 10वें नंबर से 80वें नंबर तक 100 टेम्परेचर उठ जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 80 में से अगर मैं 10 घटाऊं, 10 में 70 पॉइंट्स पे 100 डिग्री का टेम्परेचर इसने शो किया है। 70 पॉइंट के अंदर इसने 100 डिग्री का टेम्परेचर दिया है। तो बताइए एक पॉइंट में कितने डिग्री का टेम्परेचर दिखाएगा? पॉइंट पे कितने का दिखाएगा? 100/70, 100/70। और 45 पे कितने का दिखाएगा बताओ? 45वें निशान पर उसने पूछा है, तो 45 पे कितना होगा? तो 100/70 गुना 45, ये आ जाएगा हमारा 64.3 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। तो ये एक एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन्होंने सिंपल से एक थर्मामीटर दे दिया, उसमें 0 से लगे 100 मार्किंग थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बर्फ है वो 10वें नंबर पे पिघल रही है और 80 नंबर पे जो है पानी उबल जाता है। तो अब आपको ये बताना था 45 मार्क्स पे कितना टेम्परेचर उस पर होगा। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर कन्वर्जन कराया, या फिर इसे कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन था। सिंपल रीजनिंग आपको लगानी थी, इसमें इस तरह का क्वेश्चन आया है, लेकिन रीजनिंग क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो मैं ऐसे कहूँगा थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आपसे बस पूछ ली। तो इस तरह के टेम्परेचर स्केल में आप निकाल सकते हैं। तो इस पे और क्या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द वन स्केल टू अनदर के क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन में कन्वर्ट करो, केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करो, केल्विन टू ड्यूमर स्केल कन्वर्ट करो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम कार्बाइड एट रूम टेम्परेचर। अगर वाटर को कैल्शियम कार्बाइड में मिलाएं, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? ये होता है CaC2। अब इसमें अगर हम वाटर मिलाएंगे तो इसमें जो गैस बनती है वो बनती है C2H2 गैस बनती है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। C2H2 गैस रिलीज मतलब साथ में CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो ये जो C2H2 है ये कौन सी गैस है? ये एसिटिलीन गैस है। कौन सी गैस है? एसिटिलीन, या फिर हम इसे इथाइलीन भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है ये गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस है, इसको इथाइलीन भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, इंपॉर्टेंट है। और ये कौन से चैप्टर से बताओ? ये है ग्रुप 2 वाले चैप्टर से, दैट इज एस ब्लॉक में ग्रुप 2 का जो चैप्टर उससे ये क्वेश्चन आया। तो आप देख सकते हो सब सिलेबस में काफी, अगर हम 10 क्वेश्चन में भी देखें तो काफी वाइड एरिया सिलेबस ने टच किया हुआ है। क्वेश्चन जो आने बेसिक आने हैं, थोड़ा सा अगर हम इन्हें याद करें, अच्छे कंसेप्ट आपके क्लियर हो तो आप इन्हें कर सकते हैं।